कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर है 5वां, जिसमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको दे रखा है। अब आपको इसमें तर्क वितर्क के माध्यम से ये पता करना है कि 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती हैं या नहीं, इसीलिए ये भाषा में लिखा गया है। लेकिन आपको तर्क करना कैसे है, सोचना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोई भी अगर संख्या है और वो 0 पर समाप्त हो रही है तो वह 5 से विभाजित अवश्य होगी, यानी कि उस संख्या के गुणनखंड में 2 इंटू 5 ये अभाज्य संख्या अवश्य आएगी। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या आप सोच के देखिए खुद ब खुद जो 0 पे समाप्त हो रही है। जैसे आप 10, सबसे छोटी 10 है जो 0 पे समाप्त हो रही है, ठीक है ना, और उसके गुणनखंड भी 2 इंटू 5 होते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचेंगे 20, तो 20 का 2 इंटू 5 होता है, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 5 ये जोड़ा आ ही रहा है, यानी कि आता ही है। तो अगर किसी संख्या की घात n हो तो भी घात के अंदर उस संख्या के जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 का जोड़ा आना चाहिए, यानी कि 5 से 5 आना चाहिए। अगर 0 पे समाप्त हो रही है तो 5 आएगा। जैसे हमें यहाँ दे रखा है कि 6 की घात n 0 पर समाप्त होगी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखित भाषा में, कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो वह 5 से विभाजित होगी। देखो 2 से तो होगी, क्योंकि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या कैसी होती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना। तो 5 से विभाजित होगी, अतः यदि 6 की घात n 0 पर समाप्त होती है तो यह 5 से विभाजित होगी। ठीक है, और अगर कोई संख्या 5 से विभाजित होती है तो उसके गुणनखंड में 5, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 अवश्य आएंगे। यानी कि अगर हम ये कह दें कि भाई 6 की घात n जो है वो अगर 0 पर समाप्त होती है तो ये 5 से विभाजित होगी, अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आते हैं। देखो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3, उसकी घात भले ही n लगा दो तो गुणनखंडों की घातें भी ऐसे आ जाएगी, 2 की घात n इंटू 3 की घात n। अब n का मान, n एक प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है n का मान, ठीक है। लेकिन उससे गुणनखंडों में फर्क नहीं पड़ेगा, घात से घात गुणनखंडों में केवल 2 और 3 ही आते हैं। देखो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3, उसकी घात भले ही n लगा दो तो गुणनखंडों की घातें भी ऐसे आ जाएगी, 2 की घात n इंटू 3 की घात n। अब n का मान, n एक प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है n का मान, ठीक है। लेकिन उससे गुणनखंडों में फर्क नहीं पड़ेगा, घात से घात भले आप लगा के देख लीजिए। अगर आप 6 की घात 2 लगाएंगे फिर भी 12 आएंगे, और 12 के आप गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 के गुणन में ही आएंगे, यानी कि इसके 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं आएगी। और यहाँ 5 चाहिए, अगर 0 पे समाप्त होनी है तो गुणनखंडों में 5 चाहिए। तो आगे लिखेंगे अपन कि परंतु 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 ही अभाज्य संख्या आती हैं, इसीलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए कि 6 की घात n जो है वो 0 पर समाप्त हो जाए। ठीक है, देख लीजिए, ये आप लिख लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए आपको व्याख्या करना है यहाँ पे। इसने कहा है कि ये तो भाज्य हैं, लेकिन क्यों है, तो आपको भाज्य और अभाज्य की परिभाषा आनी चाहिए, अंतर आना चाहिए, इसलिए तो पूछ रहा है कि भाज्य क्यों है। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता हो। भाई हर संख्या में स्वयं का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा। अब भाज्य संख्या तो वे होंगी जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या का भाग जाए तो ही भाज्य होंगी, जबकि अभाज्य संख्याओं में केवल स्वयं और एक का ही भाग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं, जो पहली संख्या हमें दे रखी है वो दे रखी है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरीके से करेंगे। ये 2 पद हो गए, देखो एक पद तो हो गया ये 7 इंटू 11 इंटू 13 पूरा एक पद, क्योंकि ये सारी गुणन में है। जब कोई संख्या जब तक गुणा हो जिनके बीच में, वो एक ही पद कहलाता है। जब प्लस या माइनस का कोई चिन्ह आ जाता है तब अन्य पद होता है। तो यहाँ प्लस है, प्लस के बाद 13 है, तो ये जो 13 अलग से है प्लस में लिखा हुआ, ये दूसरा पद है।
तो पहले पद में भी 13 आ रहा है, दूसरे पद में भी 13 आ रहा है, 13 अपन कॉमन ले लेंगे बाहर, तो बचेगा देखो यहाँ पहले पद में बचेगा 7 × 11, 13 तो बाहर चला गया, फिर प्लस और 13 चला गया, 13 की जगह 1 बचेगा, 1 × 13 13 ही होता है, ठीक है। तो अंदर बाहर रह गए 13, अंदर देखो 7 × 11 क्या 77, 77 में 1 जोड़ा 78 हो गए, ठीक है। अब 13 × 78 हो गए। अब 13 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे अपन, क्योंकि हमें यही पता करना है कि भाई कोई एक ही अभाज्य संख्या तो नहीं आ रही है केवल, तो वैसे भी एक तो यहाँ से ही पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आगे कर देते हैं कि 13 × 78 के अपने अभाज्य गुणनखंड किए तो वो आए 2 × 3 × 13, और आगे इसको सॉल्व किया तो हो गया 13 × 2 × 3 × 13। तो इसको ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया भाई, छोटी संख्या से बड़ी संख्या के क्रम में, तो 2 × 13 2 × 3 × 13 × 13 तो 13 की घात 2 लिख दिया। अब ये अपन नीचे लिख देंगे कि भाज्य संख्या है, क्यों? क्योंकि एक से अधिक संख्या है भाई, संख्या या तो फिर गुणनखंड में एक ही संख्या होनी चाहिए, जैसे कि अगर 2 अभाज्य संख्या है तो 2 × 1 ही होता है, वो संख्या तो एक ही है, एक का भाग तो स्वयं में जाती है। जैसे कि मैं आपको और बड़ी संख्या बताऊँ, जैसे 23, तो 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 के गुणनखंड में क्या होगा 23 × 1। सिर्फ अगर कोई किसी भी संख्या में 23 × और कुछ होता तो वो भाज्य संख्या हो जाती, इसलिए देखो यहाँ 2 × 3 × 13 की घात 2 है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब देखिए अगला, देखिए अगली दूसरी संख्या दे रखी है इसमें कि 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 कॉमन लिया, वैसे ही हल करने का प्रयास किया। देखो गुणा करने में अपन यहाँ इजी तरीके से, ज़्यादा संख्या है तो पहले 7 और 6 को कर दिया 42 आ गए, फिर 4 और 3 को कर दिया वो 12 आ गए, और 2 को 2 रख दिया, ठीक है। अब 42 और 2 को कर दिया 84 आ गए, और 12 × 12 कर दिया, फिर प्लस 1 कर दिया। अब 12 और 84 को आराम से कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। ये मौखिक गुणा करने में ऐसे करते हैं ताकि आपको रफ वर्क ना करना पड़े। तो 5 बार अंदर 84 और 12 को गुणा किया 1008 आ गए, उसमें 1 जोड़ दिया 1009 हो गए, ठीक है। और 5 × 1009 इनको गुणा किया तो आया अपने, वैसे ये यहाँ पर भी 5 × 1009 के नीचे सीधे ही आप लिख सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 नहीं है कि सिर्फ एक ही संख्या 5 है और उसके गुणन में सिर्फ 1 है, 2 संख्या हो गई, अलग अलग संख्या हो गई, दोनों ही अलग अलग हो चाहे सेम भी हो, फिर भी वो भाज्य संख्या होती है। जैसे देखो 25 है, 25 का गुणनखंड क्या होता है 5 × 5, फिर भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 बार आ रही है, सिर्फ एक ही बार आनी चाहिए। जैसे 23 × 1 ही होता है, अब 25 में तो 5 × 5 × 1 हो जाता है, एक तो ही है, फिर भी 2 बार आ गई, कोई भी संख्या रिपीट भी हो रही है तो वो भाज्य संख्या हो गई। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन 5 × 1009 पर भी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ क्योंकि आपको 1009 के बारे में मुझे बताना है कि भाई 1009 क्या है। तो 5 × 1009 को अपने गुणा किया तो यहाँ हो गया 5045, 5 और 1009 को गुणा करने पर 5045 हो गए। अब यहाँ क्या है कि ये 1009 के बारे में आपको पता नहीं होगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। आप इसे ट्राई करना भाग दे दे के संख्याओं का, आप पाएंगे कि इसमें किसी संख्या का स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। और इसकी ये खासियत है कि 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती हैं 1000 से, और 1000 के बाद ये पहली संख्या है, यानी कि सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या है। यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, जैसे अपन कहते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, उसी प्रकार से 4 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 1000 के बाद। तो 1000 के बाद यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009 है, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये चीज़ लिख दी है कि ध्यान दे करके कि 5 और 1009 दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। परंतु ये दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें क्या है पूरी संख्या तो भाज्य सिद्ध करने की, उसने कहा एक भाज्य है, आपको तो केवल व्याख्या करने की भाज्य है। तो देखिए, परंतु 5 × 1009 कितने हो गए 5045, जो कि 5 तथा 1009 से 5045 जो है वो 5 और 1009 से विभाज्य है। इसीलिए 5045 अल्टीमेट जो पूरा हल करने के बाद जो संख्या क्या आई थी 5045, वो तो एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 5 से विभाजित है और 1009 से विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये आंसर लिखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।